सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में आता है। मेंस में इसके 4 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल और सीएचएसएल में। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 12 नंबर का है ये मेंस में। और एक दो क्वेश्चन इतना मुश्किल देता है जो सबसे नहीं होता, वो आपको करना है। प्री लेवल से लेकर और मेंस लेवल तक हम इसे कवर करेंगे। आओ शुरू करते हैं। पहली क्लास है आज नरेशन की। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से पहले आप ये समझने की कोशिश करो एक्चुअल में ये नरेशन है क्या, काम कैसे करता है, ये का फंक्शन क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। एक डमी सेंटेंस लिखता हूँ पहले मैं। डमी सेंटेंस में समझते हैं किस तरीके से काम करता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी आई एम इंटेलिजेंट। बेसिक सा सेंटेंस अपन ने लिखा। अब इस सेंटेंस को देखो, आप इस सेंटेंस को हमने दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा है। हमने यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास का यूज किया। जहां हम इन्वर्टेड कोमास का यूज कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो डायरेक्ट कही गई थी किसी इंसान के द्वारा किसी इंसान से। अब इनडायरेक्ट क्यों होगी ये, किसी ने मुझे बताया था कि वो ऐसा है। कैसे, अब क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, आपने जो यहाँ ब्रेक दिया इन्वर्टेड कोमास और कोमा लगा के, ये ब्रेक खत्म करना है। ये ब्रेक खत्म करना है मतलब आपको ये हुआ कि एक क्लोज इधर लिखा है और एक क्लोज इधर लिखा है। इन दोनों क्लोजेस को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है तो बीच में कंजंक्शन चाहिए। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे, बीच में कोई ना कोई वर्ड चाहिए होगा जो इन सबको कनेक्ट कर सके। कनेक्ट करने के लिए अपन को कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमास जब जब हटेगा अपन को एक कंजंक्शन चाहिए होगा। ठीक है। अब समझने की बात यह है कि ये जो आए लिखा, ये आए एक्चुअल में है कौन। ही ने मुझसे कहा। अब ही ने मुझसे कहा कि मैं इंटेलिजेंट हूं। ये मैं कौन है, स्पीकर। मैं कौन है ये, मैं और हम कौन होता है, स्पीकर। अब स्पीकर कौन है, किसने कहा था, ही ने। मतलब ये जो है स्पीकर, इसका ये आए कह रहा अपने आप। इसी वजह से जब यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम। जब यहाँ लिसनर होगा तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैसे कैसे सब करते हैं सब कुछ समझेंगे अभी। अभी ये जो बाहर लिखा है इन्वर्टेड कोमास से बाहर, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। पहचान बनाने के लिए है, बस कुछ रटना नहीं है आपको। रिपोर्टिंग स्पीच, अगर भूल भी जाओगे तो फर्क नहीं पड़ता, दो क्लोजेस को ध्यान रखना है। ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस के 5 स्ट्रक्चर होते हैं। सेंटेंस 3 तरीके का होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इससे अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस लिखा कैसे जाता है। तो जो लिखा जाता है, सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है, वो 5 स्ट्रक्चर में हो सकती है। कौन कौन से वो स्ट्रक्चर हैं पहले वो समझना पड़ेगा, तभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे। आओ शुरू करते हैं भाई क्लास को। वीडियो को रोक रोक के आप नोट करते रहना, क्योंकि टाइम की कमी है, ये बात आप बहुत अच्छे से। इसलिए मैं आपको लिखने का टाइम ना देके आप वीडियो को रोकना, लिखना और आगे बढ़ना। सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर छापते हैं पहले। हुए 5। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दो हिस्सों में बांट देते हैं। हमें बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, अपन को बस ये समझना है असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। होता क्या है, पहचानते कैसे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसकी स्टार्टिंग किसी सब्जेक्टिव केस से कर। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट हुआ है, समझ जाओ वो सेंटेंस असर्टिव है। सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, नाउन प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, आप इसे अपनी भाषा में ये भी समझ सकते हो। अगर कोई सेंटेंस नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, समझ जाओ वो सेंटेंस असर्टिव है। बस इतना सा आपको, इससे ज्यादा मतलब नहीं अपन को। इतना ही मतलब है कि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्टिव केस मतलब नाउन प्रोनाउन से होनी चाहिए, वो असर्टिव कहलाएगा। दूसरा दूसरा पार्ट है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। अब क्या होता है ओपन एंडेड और क्या होता है क्लोज एंडेड, छोड़ दो। दिमाग से बिल्कुल कचरा बाहर रखना है, क्योंकि अपन को चाहिए सिलेक्शन। अपन पीएचडी नहीं कर रहे इंग्लिश में, अपन को चाहिए नौकरी। अगर नौकरी लगी तो हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं लगी तो पढ़े लिखे नहीं है, सिंपल सी बात है। तो दो तरीके हैं अपने पास। एक तो तरीका ये है, हम इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी लिखा होगा वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। दूसरा, हम इसे डब्ल्यू एच वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये आपने टेंस में भी पढ़ा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है, ये एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख के क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड।
ये बन गया क्वेश्चन वर्ड। तो इंटेरोगेटिव दो तरीके का होता है, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन वर्ड बोले तो WH वर्ड, WH वर्ड के जस्ट बाद अपन को क्या चाहिए यहाँ, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये चेंज हो गया, अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ गया तो ये कंजंक्शन बन सकता है। तो WH वर्ड के जस्ट बाद अपन को यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ताकि क्वेश्चन वर्ड बना रहे। असर्टिव क्या था, जो नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ। इंटेरोगेटिव क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होके हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेके चला। ये दो तरीके क्लियर है। तीसरा तीसरा है इंपैरेटिव। अब ये इंपैरेटिव क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंपैरेटिव। इंपैरेटिव क्या होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी स्टार्टिंग वर्ब के बेस फॉर्म से, आपने ये एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा था, एक ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग बेस फॉर्म से हुई है वर्ब के, उसे हम कहते हैं इंपैरेटिव। जैसे डू इट, डू से स्टार्ट हुआ, डू बेस फॉर्म है, इंपैरेटिव होगा। लेट मी प्ले, लेट एक वर्ब है, बेस फॉर्म है, स्टार्ट हुआ उस बेस फॉर्म से, इंपैरेटिव होगा। नेक्स्ट आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे पहचानना सबसे आसान काम है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां जहां आपके सामने लिखा होगा उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा होगा, ऐसा मार्क, मतलब इस सेंटेंस में या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या इंटरजेक्शन होगा, तो उसके साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो सारी बातें छोड़ छाड़ के बहुत आसान कर लेते हैं इस काम को। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब एक और बचा जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5th नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव क्या होता है, जहां हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब को लिखते हैं, ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना कोई बेस फॉर्म, ना आईएनजी फॉर्म, कुछ नहीं लिखते अपन। हम सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब लिखते हैं, एक्शन बस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे को हटा दो, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं हम, तो गॉड के साथ ब्लेस क्यों आया, ब्लेसिस आना चाहिए था, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऐसा हो। अब इसकी चर्चा होगी और बाद में डिटेल में, क्योंकि ये पेपर का हिस्सा नहीं है, ऐसे समझने की कोशिश करो। पेपर में इससे क्वेश्चन आता है, जैसा आता है लास्ट में जाके समझाऊंगा। एक क्वेश्चन है ऐसा पैटर्न का जो आ सकता है, कभी मेंस में आया था, वो आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो इन चारों को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। असर्टिव किसे कहते हैं, नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हो जाए। इंटरोगेटिव दो तरीके का होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होगा, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इंपैरेटिव किसे कहते हैं, जो वर्ब के बेस फॉर्म से स्टार्ट हुआ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क को देखा। अब ये अगर आपको समझ में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं। अगर आपने इन सेंटेंसेस को पहचान लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इतनी औकात नहीं कि हमें हिला सके वो। आओ समझाता हूं कैसे, रोक लेना, रोक के नोट कर लेना। अब जब अपन सेंटेंस लिखेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस में लिखा, पहले आपको मैं नाउन प्रोनाउन का हिस्सा समझाता हूँ, नाउन प्रोनाउन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा ही सेड टू मी। एक एक बात को बहुत बारीकी से समझाता हूँ, नरेशन को आसान करता हूँ, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा जीवन भर। देखो सरकार, ये 3 सेंटेंस लिखे मैंने आप। अब तीनों सेंटेंस में स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना, ताकि आप ये समझ सको कि प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होगा। ही सेड टू मी, ही ने मुझसे कहा, आई एम इंटेलिजेंट। अब ये आई कौन होगा भाई, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, स्पीकर, बोलने वाला। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपको कहा, तो मैं स्पीकर हूं, मैं तभी तो बोलूंगा। जो भी सेंटेंस बोलता है वो अपने आप को मैं और हम कहेगा, अगर एक है तो मैं कहेगा, बहुत सारे तो हम कहेगा। और जो सुन रहा है सामने वाला, वो यू होगा, हमेशा लिसनर कहेगा। क्लियर है। अब ये जो बोला इसने, उसने मुझसे बताया कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं मतलब वो अपने आप को कह रहा होगा ना, कोई इंसान है XYZ, उसने मुझे बताया मैं इंटेलिजेंट हूं। मैं कौन था, ये XYZ ना, और ये है कौन, ही। ये आए किसके अकॉर्डिंग बदलना है अपन, ही के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन। तो जब जब यहां फर्स्ट पर्सन लिखा होगा, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। जब जब यहां आई और वी लिखा होगा, आपको यहां पहुंच जाना है सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये स्पीकर है। तो जब आप चेंज करोगे इसे, तो यहां आई ना लिख के क्या लिखना है इस बार, ही। जो भी यहां लिखा होगा वो लिखना है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट,
यहाँ इस बार क्या लिखा, यू। यू कौन होता है, लिसनर, सामने वाला। सामने वाला सेकंड पर्सन कह देंगे। अब ये बताओ इनमें से ये तो स्पीकर था, तो लिसनर कौन था, ये मी। तो ये यू कौन होगा, सामने वाला। सामने वाला लिसनर होता है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे यहाँ बदलना है। ये रहा आपका लिसनर, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट है। तो जब जब यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा था, आप सब्जेक्ट के पास पहुंच जाओ, यहाँ ही आएगा। जब यहाँ यू लिखा सेकंड पर्सन, तो अब मी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब ये सब्जेक्टिव केस था, तो मी का सब्जेक्टिव केस आया होता है। तो आपको इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना। आगे पहुंचते हैं। उसने मुझसे कहा सी इज इंटेलिजेंट। अब सी कोई तीसरा पर्सन है ना, तो यहाँ लिसनर है ना यहाँ स्पीकर है, तो इसे किसके अकॉर्डिंग बदले, ना यहाँ स्पीकर है ना लिसनर है। इस वजह से इसे कहते हैं ये चेंज नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज करे, कोई है ही नहीं। तीसरा था तो तीसरा था और तीसरा है अभी भी, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां अगर फर्स्ट पर्सन है आई वी, आप सब्जेक्ट के पास चले जाओ। सेकंड पर्सन मतलब यू लिखा है, आप यहाँ ऑब्जेक्ट के पास आ जाओ। थर्ड पर्सन कोई नाउन लिखा है, आपको चेंज नहीं। नाउन पर नाउन कैसे चेंज होगा, ये क्लियर हुआ। अब एक और बात, आपको सिर्फ इसी आय को नहीं देखना। आय के आगे मैं माए लिख दूं तो वो माए भी इसी के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन जहां जहां भी आ रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। माए लिखा तो ही के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा। अब जो भी यहाँ लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये क्लियर होगा। अब इसे नोट कर लेना रोक के भाई। ये क्लियर हुआ तो फिर थोड़ा सा आगे चल। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि एक डमी सेंटेंस फिर से लिख रहा हूं कि सेड टू मी आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है। अब ये जो वर्ब लिखा मैंने, ये सेड टू। अब इस सेड टू की जगह कुछ और भी तो हो सकता है। कुछ और क्या हो सकता है, अभी तो ये पास्ट में लिखा है, अभी तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं इस सेंटेंस को ये भी तो लिख सकता हूं ना कि ही के बाद सेड टू ना होकर सेज टू हो जाए। सेज टू मी आई एम इंटेलिजेंट। हो सकता है हाँ या ना। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, दूसरा, मैं इसे विल के साथ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा, वो मुझे बताएगा कुछ भी, वो इंटेलिजेंट है। अच्छा, हम इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ही हैज सेड, उसने मुझे कहा अभी, ही हैज सेड टू मी, उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा। सकते हैं हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी कि अगर कभी किसी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट में भी हो सकता है, ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है अभी ये फ्यूचर में भी हो सकता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये प्रेजेंट में फिर से हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। तो ये समझ में आता है, ये जो वर्ब लिखी है इन्वर्टेड कोमास के बाहर, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच में लिख रहे हैं, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। कचरा अगेन भरना नहीं है दिमाग में, बस समझो। ये पास्ट में भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये पास्ट में है तो इधर जो भी लिखा होगा इस सेंटेंस का एक टेंस होगा, ये टेंस चेंज करना है। अब ये किस में चेंज करना है, ये आगे की कहानी मैं समझाऊंगा आपको। ये चेंज करना है, लेकिन अगर ये पास्ट में है तब। जैसे ये प्रेजेंट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब प्रेजेंट का कोई भी हिस्सा या फ्यूचर का कोई भी हिस्सा लिखा है, आपको ये जो टेंस लिखे होंगे ना आगे, इन टेंस को चेंज नहीं कर। वजह क्या है, नो चेंज। वजह क्या है, वजह ये है, टेंस में आपने पढ़ा सबने कि पास्ट पास्ट को फॉलो करता है। जब आपने यहाँ पास्ट लिख रखा है और आपने इन्वर्टेड कोमास हटा दिया, सेंटेंस को इसके साथ जोड़ दिया, तो फिर पास्ट पास्ट को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए हम इजेमार का वॉज वर्क करेंगे, मतलब पास्ट को पास्ट से फॉलो कराएंगे। कैसे समझाऊंगा अभी। लेकिन जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर है तो ये पास्ट को फॉलो क्यों करेगा, ये चेंज क्यों होगा, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। तो बच्चा पार्टी, अगर ये वर्ब सैड है तो ये चेंज होगा। अगर ये से है, सेज है, विल से है, हैज सेड, हैव सेड है, तो ये चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, नाउन प्रोनाउन कैसे क्लियर हुआ पहली स्लाइड में। टेंस कब चेंज करना है कब नहीं करना है दूसरी स्लाइड। एक जनरल स्टेटमेंट वाली बात होती है, बाद में समझेंगे। दोनों बातें क्लियर है, आगे चलते हैं।
अब सवाल ये है, अभी आपने बोला टेंस चेंज होगा, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा? भाई सिंपल सी बात है, प्रेजेंट लिखा है तो पास्ट कर दो, पास्ट लिखा है तो और पास्ट कर दो, और पास्ट लिखा है उसका कुछ कर नहीं सकते। मतलब जो लिखा है उसका पास्ट करना है, जो भी लिखा है उसका पास्ट करना है। कैसे? मैंने यहां लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, चल जाएगा शॉर्ट में काम शायद, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। अब प्रेजेंट का कोई भी पार्ट लिखा होगा, इंडेफिनिट की जगह कॉन्टिन्यूअस लिखा, परफेक्ट लिख दिया अपन ने यहाँ, हमने यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा। क्या करना है? अभी मैंने बताया आपको, प्रेजेंट को कहाँ ले जाना है? पास्ट में। प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है, कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कर दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट। बहुत सिंपल है। बोलो बच्चा पार्टी, ये बात समझ में आई? हाँ ना? तो तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे चलते थोड़ा। अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट में ना होके पास्ट में लिखा हो तो क्या करना है? कैसे? ये अगर पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हो, पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस लिखा हो, पास्ट परफेक्ट लिखा हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हो, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो इसे कहां ले जाना है? आपने टेंस में समझा कि पास्ट का भी एक पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट पास्ट परफेक्ट कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट को कहां ले जाना है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा पास्ट इसका, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट तो खुद पास्ट का भी पास्ट है ना, इसका तो कोई पास्ट होता ही नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का कोई पास्ट नहीं होता, ये खुद पास्ट के पास्ट है, इसलिए दोनों ये चेंज नहीं होंगे। टेंस कौन सा किस में चेंज करना है, क्लियर हुआ? अब टेंस आगे कोई होता नहीं है, फ्यूचर को टेंस की कैटेगरी से हमने बाहर रखा था। तो कोई भी मॉडल जब आपके सामने आता है तो मॉडल किस तरीके से काम करता है? जैसे मैंने लिखा विल, तो विल और शैल। अब देखो शैल का शुड कहां करना है मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अभी विल और शैल दोनों का आपको वुड करना है। नीचे शुड अगर लिखा होगा ना तो वो हटेगा, अब शुड कहां हो सकता है मैं समझाऊंगा, अलग से पॉइंट बताऊंगा। ऐसे कैन का क्या कर देना है? वुड कर देना है। ऐसे मे का क्या कर देना है? माइट कर देना है। मस्ट का क्या करना है आगे समझेंगे अलग तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांस लेवल जब शुरू हो जाएगा तब की बात। तो कौन सा पार्ट किस में चेंज करना है ये क्लियर हुआ। तो नाउन प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, क्लियर। टेंस कब चेंज करना है कब नहीं करना, क्लियर। टेंस कौन सा किस में चेंज करना है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं? जी सरकार। यहां तक कोई किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक स्लाइड में एक एक बात को बहुत बारीकी से डन। अब यहां से शुरू करते हैं अपन अपने नरेशन को। आपको कुछ खास, जैसे अब दिस को दैट चेंज करना है, क्यों करना है? क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं टाइम बदल दिया अपन ने, टाइम बदल दिया तो दिस का भी दैट होगा, बेसिक सी बात है। तो बेसिक सी स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप, दिस आया, दैट कर दिया, इज आया तो दोज कर दिया, नाउ आया, देन कर दिया, यस्टरडे आया तो प्रीवियस डे कर दिया। ठीक है, ये एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाता चलूंगा सेंटेंस के अंदर, ज्यादा इसे कचरा नहीं दिमाग में, ये आसानी से समझ में आ जाएगी और बड़ी बात है। एक और बात छोटी सी समझना, कई बार बच्चे दैट का दिस कर देते, दिस से दैट पे जाना है, मतलब अब से पास्ट में जाना है, पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आना है। बात का ध्यान रखना, दैट का दिस और दोज का दीज नहीं करना है, नाउ का देन करना है, देन का नाउ। आओ सरकार शुरू कर, एक डमी सेंटेंस जो बार बार लिखते आ रहे हैं हम, इस सेंटेंस की ऐसी की ये भी सेंटेंस कहेगा, बार लिख दिया लेकिन इनडायरेक्ट नहीं बनाया मेरा, तो क्या फायदा मुझे, बनाने की कोशिश। अब बनाने के लिए पहला स्ट्रक्चर तो ये समझने की कोशिश, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ,
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये समझना भाई, ये चीजें समझनी है आपको, क्योंकि यहीं पे फंसाएगा पेपर आपका। अगर कभी किसी सेंटेंस में आपने लाइन, अगर आपने देखा कि यहां सेंटेंस असर्टिव है, अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ये आपको बहुत डिटेल में समझा भाई। असर्टिव सेंटेंस है मतलब वो शुरुआत कहां से होगी, स्टार्टिंग कहां से होगी, किसी नाउन से या फिर किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। इसी की बात कर रहे हैं हम, अभी दूसरा पैटर्न नहीं लिया अपन। क्लियर है ना इतना? अपन को क्या करना है, यहां जो वर्ब लिखा होगा, वर्ब लिखा होगा सेट टू हो सकता है। अच्छा एक और बात समझने की कोशिश कर, अभी ये इस स्ट्रक्चर में असर्टिव वाले में हो सकता है सैड लिखा हो, सिर्फ सैड लिखा हो मतलब आगे मी ना लिखा हो, ऑब्जेक्ट ना लिखा हो। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये टू भी नहीं होगा। ये टू किसकी वजह से आ रहा है, ऑब्जेक्ट होने की वजह से। अगर ये सैड लिखा है या फिर ये सैड टू लिखा है, दोनों में क्या फर्क है, जब ऑब्जेक्ट होगा तो सैड टू होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सैड। अपन को इस सैड को और इस सैड टू को क्या करना है, और ये कब करना है, तब की बात हो रही है जब ये असर्टिव होगा। जैसे ये बदलेगा तो फिर ये बदलेंगे सब। सैड का सैड रखना है आप, कोई चेंज नहीं होगा। सैड टू को आपको टोल्ड में बदलना है, और टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं मांगता, तो टू नहीं आना चाहिए। सैड का सैड रखना है, सैड टू को ले जाना है टोल्ड में। अब सैड का सैड क्यों रखा, क्योंकि टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, सैड के साथ तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तभी तो सैड टू नहीं था वो। टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट चाहिए, बार तो यहां इस जगह पे तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ये सैड का सैड रखना पड़ा। इतना क्लियर? एक और बात, अगर ये सैड टू या सैड नहीं है, ये से है या सेज है, मान लो ये से लिखा या फिर ये से टू लिखा, ये सेज भी हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है बच्चा पार्टी, ऐसी कंडीशन में अपन को इसका से का से ही रखना है, और इस से टू को ले जाना है टेल में। ये तो कर लोगे आप, सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ बेस फॉर्म तो बेस फॉर्म, फॉर्म बदलनी है अपन को, ये तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात आती है इसकी, कि बोले तो ये जो लिखा है इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास को हटाना भी तो है, और हटा के हमें क्या चाहिए, मैं क्या बोल के आया, इसे हटाने के बाद अपन को चाहिए होगा कंजंक्शन। यहां अपन को चाहिए, इसे हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे दो पार्ट को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए चाहिए अपन को कंजंक्शन। और कंजंक्शन अगर चाहिए तो कंजंक्शन कहां से आएगा सरकार, कौन सा कंजंक्शन आएगा, तो कंजंक्शन लेके आना है अपन को दैट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कंफर्मेशन है, और कंफर्मेशन में हम दैट का यूज करते हैं, इसलिए आपको यहाँ कंजंक्शन चाहिए दैट। दैट क्या है, कंजंक्शन, ये बार बार बोलते रहना बैठ के, दैट क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद क्या लीजिए, मतलब सब्जेक्टिव केस, ये ऑलवेज होगा, कंजंक्शन के बाद आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो क्या समझा अपन ने, सैड टू लिखा होगा तो टोल्ड, सैड होगा तो सैड, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट, ये हो कब रहा है, जब ये असर्टिव है, जब ये नाउन प्रोनाउन है, जैसे ये बदलेगा ये दोनों भी बदलेंगे। अब सेंटेंस की बारी, ही का कुछ कर नहीं सकते, लिखा दैट टू लिखा, यहाँ नाउन प्रोनाउन चेक करना है, नाउन प्रोनाउन से शुरू हुआ है, मतलब अपन को इसे टोल्ड में बदलना है, टोल्ड के साथ टू आता नहीं है तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटेगा तो दैट आएगा, यहाँ लिख दिया हमने कंजंक्शन। ये बात चाहिए अपन को सब्जेक्टिव के, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है बच्चा पार्टी, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, अभी समझाया मैंने आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पास पहुंचो, सब्जेक्ट क्या लिखा, ही, यहाँ लिखा गया ही। इज एम आर, इज एम आर प्रेजेंट है, पास्ट में बदलना है वॉज वर, वॉज इंटेलिजेंट का कुछ करना नहीं है डायरेक्ट से। बोलो बच्चा पार्टी समझ आया, हाँ ना, बोलो बच्चा पार्टी समझ आया या सुनो, एक एक बात बारीकी से आपके जहन तक पहुंची क्या नहीं, कमेंट करके बताओ, और अभी भी तुम सपोर्ट ना करो, नोट करना भाई से रोक के, देखता हूँ टाइम क्योंकि क्लास है भाई। 10 मिनट बचे, प्रैक्टिस कर, तो 1 घंटे का वीडियो मैंने आधे घंटे में दे दिया आपको। अब शिकायत नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि मैं जितना आप टाइम देता था लिखने का वो मैंने दिया नहीं है, तो इसी के अंदर आप 5-5 मिनट ऐड कर दो, 3-3 मिनट ऐड कर दो, 4-5 स्लाइड हो गई, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता। गालियाँ मत देना, अब तारीफ करनी है, गालियाँ नहीं दे। आ जाओ सरकार, कुछ भी करो यार, मैं चाहता हूँ आपको, मैं पता है मैं जानता हूँ कि टाइम निकाल के वीडियो
अब जो बोलने वाले हैं बोलेंगे, तो अच्छा करने वाले, मैं बस ये चाहता हूँ आपकी हेल्प हो जाए और आपका लग जाएगी। कभी तो याद करोगे कि हाँ किसी ने बताया था हमें। आप याद ना भी करो तो भी सफल। आओ सरकार, शी सेड टू मी, ब्रो, शी से आई हैव ईट। आओ सरकार, 3 सेंटेंस लिखे, तीनों पे काम करते हैं। पहले सेंटेंस में लिखा अपन ने सेट टू। अब सेट टू को चेंज करने से पहले आपकी बार बार निगाह जानी चाहिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, मतलब यहाँ नाउन प्रोनाउन लिखा है, ये अजर्टिव है। यहाँ नाउन प्रोनाउन लिखा है, अजर्टिव है। ये नाउन प्रोनाउन लिखा है, अजर्टिव है। ये बार बार जितना बोलोगे आप, जितना रिवाइज करोगे, दिमाग में रखोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब मिक्स होके आएंगे आप एकदम पिक कर जाओ। तो सेट टू को कहाँ ले जाना है, टोल्ड में। टोल्ड के साथ टू, याद तो मैं करवा दूंगा, बस आपका अटेंशन चाहिए। इन्वर्टेड कोमास हटेगा तो दैट आएगा, क्योंकि हमने दूसरा भी कुछ पढ़ा नहीं है। दैट आएगा। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लिसनर, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या लिखा है, मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया फिर से टू सेकंड पर्सन। अभी मैंने बताया आपको, लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा, लिसनर मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है। उसका सब्जेक्टिव केस चाहिए अपन को, दैट के बाद आई लिखा। हैव का क्या करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को ले जाना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टेंस बदला है तो दिस भी बदलेगा, दैट। कोई भी तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में बताना, तकलीफ को दूर कर दिया जाए। अगला सेंटेंस, दे सेड टू अस। दे सेड टू अस, अपन को चेंज करना है क्योंकि सब्जेक्टिव केस लिखा है। दे टोल्ड, दे टोल्ड अस। इन्वर्टेड कोमास हटेगा, कंजंक्शन चाहिए, दैट। अब देखो दैट क्या है, ये कंजंक्शन। लेकिन नहीं, ये जो दिस लिखा है, ये दिस कंजंक्शन नहीं था, ये डिटर्मिनर कहलाता है, क्योंकि नाउन के साथ लिखा है। तो दिस कार लिखा था अलग, और दैट लेके आए हम अपनी तरफ से। तो इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट कंजंक्शन आया, और दिस कार डिटर्मिनर दैट कार में बदलेगा। का मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ अपन को 2 बार दैट लिखना। ये दैट कार के साथ है, डिटर्मिनर है, तो जिससे दैट हुआ, और ये दैट वो है जो हम कंजंक्शन लेके आ रहे हैं। इज एम आर का वॉज वर्क करते हैं अपन, तो मैं प्रेजेंट को पास्ट में ले जाता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक चीज़ें हैं, लेवल बढ़ेगा तो भी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात। अगला सेंटेंस देखो, कि स्टेज लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में रहना है, तो टोल्ड नहीं होगा, टेल्स होगा। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, वो मुझे बताती है। इन्वर्टेड कोमास हटेगा तो कंजंक्शन चाहिए, दैट। अब ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या लिखा, शी। यहाँ क्या लिखा गया, शी। अब हैज़ हैव को किस में ले जाते हैं हम, हैड में। हमने यहाँ लिख दिया हैड ईटन। अब गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई बच्चा पार्टी, ये तो प्रेजेंट है ना। जब ये प्रेजेंट है तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और जब ये टेंस चेंज नहीं होगा, फिर हम यहाँ हैड नहीं लिख सकते। प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहना पड़ेगा, हैज़ ईटन ही आएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास कितनी, तो 30 मिनट की क्लास हो गई है। ये 45 प्लस की क्लास है। कि आपको मैंने टाइम नहीं दिया, आप रोक रोक के लिखोगे, टाइम अपना उधर लोगे। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। मैं आपको लगातार जब जब टाइम निकलेगा मैं आपको क्लास दूंगा रोज। आपकी हिम्मत मेरी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है, मैं जानता हूँ काम करेंगे जाएगा। मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूँगा, अगर आप मुझे अगले वीडियो में। बहुत बारीकी से एक एक बात को समझना, एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार वीडियो देखना।
का याद रखना।